हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है काजल कुमारी और आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इजी एंड कंप्लीट एग्रोनॉमी सेशन। इस सेशन में हम एग्रोनॉमी को कंप्लीट वे में पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। आई नो कि सब आप लोग एग्रोनॉमी को तो पढ़े होंगे, लेकिन ये जो एग्रोनॉमी सेशन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत इजी वे में आपको एग्रोनॉमी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से। अब आप सब जानते होंगे कि एग्रोनॉमी क्या होता है। एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो आपने एग्रीकल्चर वर्ड तो सुना ही होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से शुरू किया गया है। ठीक है, अब दो लैटिन वर्ड कौन कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला जो लैटिन वर्ड है वो है एजर, जिसको हम एग्री भी कहते हैं, उसका मीनिंग होता है सॉइल। और दूसरा वर्ड है कल्चरा, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर को एक अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाला जो डेफिनेशन है दैट इज एग्रीकल्चर इज द आर्ट साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस सॉइल। ठीक है, ये एक आर्ट है, एक साइंस है। ठीक है, अगर मान लो कि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए सीड शोइंग करते हैं, तो सीड शोइंग आपको करना है। जैसे कि जो सीड शोइंग का मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो सीड्स और ब्रॉडकास्ट करो, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास आर्ट नहीं है, कला नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो एक आर्ट है, साइंस है, कल्टिवेटिंग दिस सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, क्रॉप ग्रो करने के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी रियर करते हैं हम एग्रीकल्चर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आप इन फिगर से समझ पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन तो करते ही हैं, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा क्रॉप फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सबसे ज़्यादा हमारा फैक्टर जो है क्लाइमेटिक फैक्टर, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को। जैसे कि मान लीजिए तेज़ हवाएं चलेंगी तो क्रॉप लॉजिंग हो जाता है, क्रॉप झुक जाता है। ठीक है, उससे भी हमारा प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गया उससे भी हमारा प्रोडक्शन कम होगा, रेनफॉल नहीं हुआ तो भी प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए फार्मर्स क्या करता है, अपने इनकम को स्टेबल रखने के लिए, अपने आय को स्थिर बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज़ पे भी मूव करता है। ठीक है, अब एलाइड एक्टिविटीज़ क्या होता है ये समझिए। ठीक है, एलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वो फिशरीज कर रहा है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, पर्ल फार्मिंग कर रहा है, सिल्कवॉर्म रियरिंग कर रहा है या एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। ये सारे जो हमारे एलाइड एक्टिविटीज़ है ना, ये अपने फार्मर्स क्या करता है, अपने इनकम को स्टेबल करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए वो एलाइड एक्टिविटीज़ पे मूव करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फार्मर का इनकम थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ये सारे एलाइड एक्टिविटीज़ भी आते हैं। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ और एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो जब हम आदि मानव थे, जब हम एंशियंट मैन थे, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट किए, एनिमल को रियर करना स्टार्ट किए या फिर क्रॉप कल्चर करना स्टार्ट किए। आप बता सकते हैं सबसे पहले हम क्रॉप कल्चर करना स्टार्ट किए या फिर एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किए। जब हम एंशियंट मैन थे तो उस समय हम क्या करते थे, सबसे पहले हम हंटिंग किए। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर है, इसका जो पहला स्टेज है वो हमारा हंटिंग है। एंशियंट मैन जब थे उस समय उनके खाने का कुछ नहीं था, तो एनिमल्स को ही मार के खाते थे, उसके मांस को खाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेज है वो हमारा हंटिंग है। फिर इंसान का जब इवोल्यूशन होने लगा तब वो देखा कि एनिमल्स हमारे काम के भी हो सकते हैं। ठीक है, तब उनको पता चला कि वो एनिमल्स हमारे काम के भी हो सकते हैं, तो वो क्या किए, एनिमल को रियर करना स्टार्ट किए। ठीक है, मतलब कि पालना शुरू कर दिए। तो पास्चोरल जो है वो हमारा सेकंड स्टेज है जिसमें कि एनिमल को रियर करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब पास्चोरल जो है ये हमारा वर्ड
पास्चर से आया है। अब पास्चर का क्या मीनिंग होता है? तो पास्चर का मीनिंग होता है ग्रासलैंड, मतलब चारागाह। ठीक है, अब चारा किसको चाहिए? ऑफ कोर्स एनिमल्स को चाहिए, एनिमल्स के लिए चारा होता है। तो पास्चरल जो है वो हमारा इसमें क्या हुआ कि एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि पहला एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल एनिमल्स कौन सा है? फर्स्ट यूजफुल एनिमल्स विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बताइए। अगर आप लोग डॉग लिख रहे हैं तो ये हमारा गलत आंसर है। पहला एग्रीकल्चर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने पूछा एग्रीकल्चर में पहला यूजफुल एनिमल्स कौन सा है, तो डॉग नहीं, आपका आंसर आएगा शिप। ठीक है, शिप हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा 8700 BC में आया था। ठीक है, और अगर इसके बाद जो है सेकंड जो है वो हमारा गोट है, जो कि हमारा 7700 BC में आया था। अगर एग्रीकल्चर वर्ड यूज़ ना हो तब आपका आंसर डॉग जाएगा, लेकिन मैंने पूछा था एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल एनिमल्स जो है वो हमारा शिप है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। और नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमारा है क्रॉप कल्चर। ठीक है, अब देखिए क्रॉप कल्चर क्या होता है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन तब शुरू हुआ जब वो एनिमल्स के जब पास्चरल स्टेज जब कंप्लीट होता है तो जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे कि अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले जाते थे। ठीक है, तो नदी के किनारे उन्होंने नोटिस किया कि नदी के किनारे जो है वो हमारा वेजिटेशन ज़्यादा है। ठीक है, प्लांट्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है, तब उनको पता चला कि नदी के किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग फिर वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किए। तो क्रॉप ग्रो जब करते थे तो क्रॉप नॉर्मल 4 to 5 मंथ्स तो लेके जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 महीने तक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे हमें मैनेजमेंट करना भी होगा। तो मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉप कल्चर एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ह्यूमंस सेटलमेंट होना शुरू हुए। ठीक है, वो लोग सेटल डाउन होना शुरू हुए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर का जिसमें कि ह्यूमंस लोग सेटल होना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा क्रॉप कल्चर। क्रॉप ग्रो करने के टाइम पे वो लोग सेटल होते थे उस समय, और 4 से 5 महीना सेटल होके वो लोग क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। तो इसीलिए क्रॉप कल्चर को सेटलमेंट वर्ड भी यूज़ किया जाता है क्रॉप कल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है डेट इज ट्रेड। ठीक है, पहले के जो एंशियंट मैन थे वो क्या करते थे कि खुद के लिए फार्मिंग करते थे सिर्फ। ठीक है, जो हमारा सेल्फ कंजप्शन के लिए जो फार्मिंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ तब तक। तो जो हमारा पहले के जो लोग थे वो खुद के लिए फार्मिंग करते थे, खुद जितना खा पाए उसी को उतना ही ग्रो करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इवोल्यूशन होते गया, फिर वो मार्केट वगैरह इस्टेब्लिशमेंट होते गया, तब वो सरप्लस ग्रो करने लगे। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वगैरह आते गई, फिर वो लोग अपना इनोवेशन होते गया, तो फिर वो लोग अपना प्रोड्यूस करने लगे ज़्यादा। ठीक है, सरप्लस प्रोड्यूस होते गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लोग एक्सचेंज करने लगे। तो पहले के जो ट्रेड होते थे वो हमारा बार्टर सिस्टम, आप सुने होंगे, बार्टर सिस्टम से वो लोग ट्रेड करते थे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड। मान लीजिए मुझे चावल चाहिए तो मैं किसी और को गेहूँ दूंगी, फिर उससे मैं चावल लूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स को लेके वो लोग ट्रेड करने लगे, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, आज का जो ट्रेड होता है वो हमारा एडवांस फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा स्टेज था वो था हमारा ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारा 4 स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी क्या होता है, तो आप सुने होंगे कि जिस वर्ड में भी कल्चर या कल्चरा लगा होता है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, और जिसमें भी नोमी या फिर नोमस लगा होता है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड एग्रोस, जिसका मीनिंग होता है फील्ड, और नोमस जिसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब है एग्रोनॉमी
हमारा फील्ड का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ उसको फील्ड को मैनेज भी करना है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ फील्ड का मैनेजमेंट करना वो एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए नोट्स बना सकते हैं आप, जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ उसको इजी वे में नोट्स बनाइए ताकि आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। मैंने बताया कि एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एगर जिसका मतलब सॉइल होता है, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अब देखिए मैं उतना बड़ा डेफिनेशन था, हमने एक पॉइंट में ही इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाइए ताकि आपको रिविज़न करने टाइम वापस से वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, जिसमें 4 स्टेज था हमारा, हंटिंग, पास्चरल, क्रॉप कल्चर और ट्रेड, ठीक है। एग्रोनॉमी जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एग्रस मीन्स फील्ड, नोमस मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारा इजी वे में नोट्स बन गया ना, तो ऐसे ही आप नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेजेस है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ वो आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा अर्लियर देन 10,000 BC, 10,000 BC में हमारा हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुआ। उसके बाद 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ वीट और बार्ले हुआ। 3400 BC में हमारा व्हील वॉज इन्वेंटेड, ठीक है, व्हील का इन्वेंट हुआ। उसके बाद 3000 BC में ब्रॉन्ज टूल का इनोवेशन हुआ, ठीक है, इन्वेंट हुआ। उसके बाद 2900 BC में हमारा प्लॉ का इन्वेंट हुआ और इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट हुआ। 2300 BC में चिकपी और कॉटन मस्टर्ड का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 2200 BC में हमारा कल्टीवेशन ऑफ राइस हुआ। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि राइस का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद 1500 BC में हमारा शुगर का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 1400 BC में हमारा आयरन का यूज़ हुआ, ठीक है। 1000 BC में हमारा आयरन प्लॉ का यूज़ होना शुरू हुआ। 1500 AD में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमीग्रेनेट स्टार्ट हुआ। और हमारा 1600 AD में इंट्रोडक्शन हुआ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये आपको एज इट इज़ याद करना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अभी तक जो हम जितना भी पढ़े वो हमारा बेसिक्स था, लेकिन यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो हमारा डिफरेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी मीन्स की हमारा एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, जो कि हमारा लेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो प्लांट जो एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं और पेरेनियल होते हैं। तो एनुअल आप सबको पता है जो कि 1 साल ले जाता है आपका, ठीक है। 1 साल में जो फ्लावरिंग और अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेता है वो हमारा एनुअल होता है। बाइनियल जो कि 2 इयर्स लेते हैं और पेरेनियल जो होते हैं वो मोर देन 2 इयर्स लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना ही है, मैंने आपको बता दिया है एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल क्या होता है और एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, ठीक है। एनुअल जो होता है वो हमारा 1 साल ले जाता है, मतलब 1 साल में उसका फ्लावरिंग से फ्रूटिंग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और लाइफ साइकिल इस बेसिस पे होता है कि मान लीजिए अभी सीड है तो सीड से हमारा प्लांट ग्रो होगा और वो दोबारा सीड बन के निकलेगा, जो कि हम फ्रूट जो हमारा होगा उससे भी सीड बनेगा। तो ये हमारा कंप्लीट साइकिल होता है सीड से सीड तक लेकर, ठीक है। तो एनुअल जो होता है 1 ईयर में कंप्लीट कर लेता है अपना लाइफ साइकिल। बाइनियल जो होते हैं वो 2 इयर्स लेते हैं। पहले साल में वो फ्लावरिंग मैच्योरिटी होगा और दूसरे ईयर में फिर वो हमारा फ्रूटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। पेरेनियल मोर देन 2 इयर्स ले जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद करना है, जैसे एनुअल में है वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, सोगम, सोयाबीन, काउपी, कॉटन, टोमेटो, ग्राउंडनट, कसावा और याम, ठीक है। बाइनियल में जो है शुगर बीट, बीटरूट, कैबेज, कैरेट, शुगर केन, अनियन, ठीक है। पेरेनियल में हमारा नेपियर फॉडर ग्रास, कोकोनट, बनाना और मैंगो आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है बेस्ड ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पे हमारा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर क्रॉप्स आते हैं, ठीक है।
ट्रॉपिकल में जैसे कि हमारा राइस है, सनफ्लावर है, ज्वार है, काउपी है। सब ट्रॉपिकल में हमारा राइस, कॉटन, शुगर केन आता है। अब आप देख रहे होंगे कि राइस, शुगर केन यहाँ भी है, राइस और शुगर केन यहाँ भी है, ठीक है। तो जो कि राइस और शुगर केन जो होता है, इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो राइस हमारा ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। टेम्परेट की बात करें तो वीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, पोटैटो, ये सारे टेम्परेट में ग्रो किए जाते हैं। पोलर क्रॉप्स जो होते हैं, जहाँ पे बर्फीले एरिया में तो सिर्फ पाइन्स और पास्चर ग्रासेस ही ग्रो किया जाता है। बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन की बात करें तो ग्रोइंग सीजन हमारा खरीफ, रबी और जायद है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर का मेन ग्रोइंग सीजन कितना है, तो आप क्या बताएंगे मुझे, कितने होते हैं मेन ग्रोइंग सीजन्स? तो मेन ग्रोइंग सीजन सिर्फ 2 होता है, ठीक है, खरीफ और रबी, ठीक है। लेकिन ये 3 होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो 2 ही माना जाता है, ठीक है। और इसको आप खरीफ, रबी और जायद ही पढ़िए, चेंज मत कीजिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो हमारा खरीफ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए खरीफ, रबी और जायद पैटर्न सही है, ठीक है। खरीफ जो कि हमारा जून से अक्टूबर नवंबर तक चलता है, रबी हमारा अक्टूबर से मार्च तक चलता है, जायद हमारा मार्च टू जून होता है, ठीक है। खरीफ में हम क्या क्या ग्रो करते हैं? कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, कैस्टर, सोयाबीन, सनफ्लावर, जूट। रबी में हमारा वीट, ग्राम, सैफफ्लावर, टोबैको, बरसीम, बार्ले, पीस, मस्टर्ड आते हैं। और जायद में हमारा ग्राउंडनट, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन और गार्ड। इसमें मेनली हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब है कि हम इकोनॉमिक के लिए कर रहे हैं कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, इसका क्लासिफिकेशन है। कैश क्रॉप्स का मतलब है जिसको हम 100% मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है, जिसका प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है वो हमारा 100% होता है, ठीक है। और फूड क्रॉप्स जो होता है ये हमारा ज्वार, वीट, राइस आता है। और कैश क्रॉप्स शुगर केन, कॉटन, टोबैको, कॉफ़ी, कोकोआ, टी, ये सब हमारे कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। फूड क्रॉप्स जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा फूड क्रॉप्स है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस, तो नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस की बात करें तो हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट आता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में हमारे सारे सीरियल्स और मिलेट्स आ जाते हैं, डाइकॉट में हमारे सारे लेग्यूम्स और पल्सेस आ जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि लेग्यूम्स और पल्सेस तो सेम ही होता है, लेकिन नहीं, डिफरेंस है, ठीक है। लेग्यूम्स का क्या मतलब होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए पीज़ है, मटर है, तो मटर को जब आप ऐसे ही तोड़ते हो आप प्लांट से, तो वो आपका लेग्यूम है, ठीक है। जब उससे सीड बाहर निकल जाएगा तो सीड जो दालें होती हैं वो हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है। इसका ये मतलब कि जब वो उसका छिलका जब उसके साथ है, जब वो सीड कोट के अंदर है, तो वो हमारा लेग्यूम्स होता है। और जब उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जब उसको 2 टुकड़ों में कर देते हैं, तो वो हमारा पल्सेस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन डिफरेंस है लेग्यूम्स और पल्सेस में। बहुत लोगों को लगता है कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोटो पीरियड का बात करें तो हमारा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे जिसको 12 आवर्स से लेस सनलाइट चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। ये जो भी हमारा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल बोल रहे हैं, ये हम फोटो पीरियड के बेसिस पे बोल रहे हैं। और फोटो पीरियड मतलब लाइट के बेसिस पे, तो लाइट किस लिए चाहिए? फ्लावरिंग के लिए। अगर फ्लावरिंग के लिए 12 आवर्स से कम लाइट चाहिए हो तो वो हमारा शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। 12 आवर्स से ज़्यादा चाहिए होता है तो वो हमारे लॉन्ग डे होते हैं। और डे न्यूट्रल ऐसे होते हैं जिनको लाइट के ड्यूरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना ऐसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे का जो एग्जांपल है वो हमारा राइस, सनफ्लावर, ज्वार, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, स्वीट पोटैटो, बीन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी, ठीक है। लॉन्ग डे जो है वो हमारा वीट, बार्ले, ग्राम, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड, बीटरूट, टर्निप, ये हमारे लॉन्ग डे है। डे न्यूट्रल जो प्लांट है वो हमारा कॉटन, मेज, सनफ्लावर, ब्रिंजल, ओकरा, टोमेटो, चिली, कुकुरबीट, राजमा, पपाया, गुआवा, ठीक है। डे न्यूट्रल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन रूट सिस्टम। रूट सिस्टम की बेसिस पे बात करें तो आप मुझे बताइए कि ए वाला कौन सा रूट सिस्टम है और बी वाला कौन सा रूट सिस्टम है।
ए वाला जो है वो हमारा फाइब्रस रूट है और ये बी जो है वो हमारा टैप रूट है। दिस इज़ टैप रूट, दिस इज़ फाइब्रस रूट, ठीक है। तो टैप रूट का जो एग्जांपल है वो हमारा तुर, ग्रेप, कॉटन है। फाइब्रस रूट्स मतलब सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स जो ग्रास फैमिली के हैं, जो पोएसी फैमिली के हैं, वो सारे हमारे फाइब्रस रूट होते हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा रेनफेड और इरिगेटेड है, ठीक है। रेनफेड मतलब कि रेनफेड का मतलब होता है रेनफॉल फीडिंग, रेनफॉल फीडिंग, जो रेनफॉल पे फीड करते हैं, जो टोटली हमारा रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम रेनफेड कहते हैं। और इरिगेटेड जो कि हमारा जिसको हम आर्टिफिशियल इरिगेशन देते हैं, उनको हम इरिगेटेड एरिया कहते हैं, ठीक है। तो रेनफेड जो क्रॉप्स है वो हमारा है ज्वार, बाजरा, मूंग, और जो इरिगेटेड है वो हमारा है चिल्ली, सुगरकेन, बनाना, पपाया, राइस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इरिगेटेड जो होता है मतलब कि जो हमारा इंडिया का जो एरिया है वो हमारा 51% जो है वो हमारा अनइरिगेटेड है, ठीक है। ओनली 49% जो एरिया है वो हमारा इरिगेटेड है। 49% जो एरिया है वो हमारा इरिगेटेड है और 51% एरिया जो है वो हमारा अनइरिगेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़, ठीक है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़ की बात करें, एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो इकोनॉमिक यूज़ की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा है सीरियल्स, ठीक है। एग्रोनॉमिक यूज़ में सबसे पहले जो आता है वो हमारा सीरियल्स होता है। आप सब जानते होंगे कि सीरियल्स में हमारा सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टार्च हमारा सीरियल्स में होता है। सीरियल्स में विटामिन ई जो होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है और 20 to 30% हमारा मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। 20 to 30% हमारा मिनरल्स पाया जाता है सीरियल्स में, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी भी होता है और विटामिन ई जो है वो भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल जो है वो हमारा है ओट, राइस, वीट, कॉर्न, बार्ले, राई। इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो सबसे ज़्यादा राइस को स्टेपल फूड माना जाता है, उसके बाद वीट, उसके बाद फिर मेज़ जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिलेट्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मिलेट्स भी तो ग्रामिनी फैमिली या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसको अलग से क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। मिलेट्स को ही हम सीरियल्स के अंदर ही क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि मिलेट्स जो होते हैं ये ग्रामिनी फैमिली या पोएसी फैमिली से बिलोंग तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें जो है वो सीरियल्स से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सीरियल से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी दिया गया है जिनका नाम है मिलेट्स, ठीक है। इनको हम सुपर क्रॉप्स भी कहते हैं, इनको सुपर क्रॉप्स भी कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, ठीक है। मिलेट्स जो होते हैं ये हमारे सुपर क्रॉप्स हैं 21st सेंचुरी के। 21st सेंचुरी का सुपर क्रॉप माना जाता है इनको। इनको ग्रो करने के लिए पानी कम यूज़ किया जाता है, कम पानी में भी ये ग्रो कर जाते हैं, हार्श कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप पानी को कम, पानी अब हमारा कम होते जा रहा है, इसलिए पानी कम है, इसीलिए आप लोग मिलेट्स की तरफ मूव करें, ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने यूएन को बोला था 2018 में कि हम 2018 को एज ए इंटरनेशनल ईयर मनाते हैं मिलेट्स का, ठीक है। यूएन को हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि आप 2018 को एज ए इंटरनेशनल ईयर मनाइए, ठीक है। 2018 को एज ए इंटरनेशनल ईयर मनाने के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के लिए बोला गया था, लेकिन हमारी जो यूएन गवर्नमेंट थी उसने 2018 में मना कर दिया और उन्होंने कहा कि 2023 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2018 को एज ए नेशनल
ईयर ऑफ मिलेट, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना लिए, और 2023 जो कि इस साल है, ठीक है, तो इस साल को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया है, ठीक है। मिलेट्स को फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स, ठीक है। मेजर मिलेट्स कंजप्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे बोला गया है। तो मेजर मिलेट्स जो होते हैं, इसमें 3 मिलेट्स आते हैं, जो कि हमारा है सोरगम, ठीक है, जिसको हम सोरगम बाइकलर भी कहते हैं, जिसको ज्वार कहते हैं। तो ज्वार, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, ये 3 जो है ये हमारे मेजर मिलेट्स माने जाते हैं। और ये जो है उसे हम, बाकी जो मिलेट्स बच गए उनको हम माइनर मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। माइनर मिलेट्स जो कि हमारा बार्नयार्ड मिलेट होगा, कोडो मिलेट होगा, फॉक्सटेल मिलेट होगा, लिटिल मिलेट और पोर्सो मिलेट, ये बाकी जो बच गए ये हमारे माइनर मिलेट्स होते हैं, और ये 3 जो है वो हमारे मेजर मिलेट्स माने जाते हैं, ठीक है। एक होता है सूडो मिलेट्स, ठीक है। अब सूडो मिलेट्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सूडो मिलेट्स का मतलब होता है, सूडो मिलेट्स का मतलब होता है कि ये भी मिलेट्स हैं एज अ कोर्स सीरियल। मिलेट्स जो होते हैं वो हमारे कोर्स सीरियल्स होते हैं। कोर्स सीरियल्स का मतलब होता है कि जो हमारे सीरियल्स जो हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, उनके जो आउटर कवरिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो मिलेट्स होते हैं इनको कोर्स सीरियल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो सीड कोट होता है वो थोड़ा खुरदरा रफ सा होता है, ठीक है, इसलिए इसको कोर्स सीरियल्स बोला जाता है, ठीक है। सूडो मिलेट्स जो होते हैं वो 2 मेजर सूडो मिलेट्स हैं, जो कि वो भी कोर्स सीरियल्स ही होते हैं। उनके सीड कोट या फिर उनकी जो आउटर कवरिंग होती है सीड की वो भी हमारी कोर्स रहती है, ठीक है। तो इसलिए इनको सूडो मिलेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये मिलेट्स की तरह प्रॉपर्टीज़ तो है इनकी, लेकिन वो ग्रामिनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए उनको सूडो मिलेट्स कहा जाता है। पहला जो सूडो मिलेट्स है वो है हमारा एमरैंथ, ठीक है। एमरैंथ जो है वो हमारा पहला सूडो मिलेट है, और दूसरा जो है वो हमारा है बकवीट। बकवीट जो है वो हमारा दूसरा सूडो मिलेट है, ठीक है। तो पहला जो सूडो मिलेट्स है ये इनकी प्रॉपर्टीज मिलेट्स जैसी है, लेकिन फैमिली हमारा अलग है। तो एमेरेंथ की जो फैमिली है वो है हमारा एमेरेंथेसी, और बकवीट की जो फैमिली है वो है हमारा पॉलीगोनेसी, ठीक है। तो ये मिलेट्स की तरह तो है, लेकिन इनकी फैमिली अलग होने के कारण इनको हम सूडो मिलेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पल्सेस, ठीक है। अब पल्सेस तो आप जानते हैं, मैंने लेग्यूम बता दिया था आपको लेग्यूम्स क्या होता है। पल्सेस हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। पहला जो हमारा पल्सेस है डेट इज ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम को विग्ना रेडियाटा कहते हैं, मूंग होता है इसका। चिकपी जिसको हम काबुली चना भी बोलते हैं, ठीक है, कैजनस कजन। रेड लेंटिल जो मसूर दाल होती है। किडनी बीन जिसको हम राजमा कहते हैं। राजमा जो ऐसी पल्सेस है ना जिसको हम क्या करती है ना कि ये एकमात्र ऐसी पल्सेस है जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, N2 फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। राजमा एक ऐसा पल्सेस है जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। राजमा मीन्स फैसियोलस वल्गेरिस, ठीक है। पीजन पी जिसको हम अरहर बोलते हैं, ठीक है। स्प्लिट बीन जिसको हम मटर की दाल कहते हैं। ब्लैक ग्राम आप सब जानते होंगे, उड़द दाल। और ग्रीन पीस जिसको हम मटर कहते हैं, जो कि हमारा गार्डन पीस भी होता है, ठीक है। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो ये हमारे पल्सेस थे। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, ठीक है। ऑयल सीड्स जैसे कि आप ऑयल सीड्स जैसे कि आप जानते होंगे, ऑयल सीड्स में मेनली ग्राउंडनट जिसको हम पीनट भी कहते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट पीनट होता है, ठीक है। अरेचिस हाइपोजिया, ठीक है। उसके अलावा सीसम, सनफ्लावर, कैस्टर, लिनसीड, फ्लैक्स, लिनसीड या फ्लैक्स हो गया, निगेर हो गया, सैफफ्लावर, ब्राउन सरसों, मस्टर्ड जो होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पल्सेस में आते हैं, ठीक है। ये हमारा लिनसीड है, ये हमारा सनफ्लावर है, ठीक है। ये हमारा तिल है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉडर और फॉरेज, ठीक है।
अब आप फॉडर और फॉरेज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताती हूँ। फॉडर और फॉरेज जो होते हैं, फॉडर जो होते हैं जिनको हम ड्राई करके एनिमल्स को फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, उनको हम फॉडर कहते हैं, जिनमें कि मॉइस्चर बहुत कम होता है, ड्राई करके इसको एनिमल्स को खिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन फॉरेज ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि ग्रीन स्टेज में ही कट करके मॉइस्चर ज़्यादा होता है, फ्रेश इसको एनिमल्स को खिलाया जाता है, ठीक है। इसको ड्राई करके खिलाया जाता है, इसको फ्रेश ग्रीन स्टेज में ही खिलाया जाता है एनिमल्स को, ठीक है। ये हमारे इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है फॉडर और फॉरेज क्रॉप्स में। फॉडर और फॉरेज क्रॉप्स क्या होता है ना, इसमें कि हमारा ग्रासेस और फिर पल्सेस, ठीक है। ग्रास मतलब ग्रास फॉडर तो होते हैं, तो ये हमारे ग्रासेस में होंगे, ग्रास वाले भी होंगे, और एक हमारा पल्सेस में, पल्स फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो भी हमारे चारे के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रास के लिए जैसे हो गया हमारा सोरगम हो गया, या फिर मेज़ वाला फॉडर मेज़ हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। ये हमारे ग्रास वाले आते हैं, ठीक है। और पल्सेस में जैसे कि हमारा ल्यूसर्न हो गया, ल्यूसर्न जिसको क्वीन ऑफ फॉडर भी कहा जाता है, ठीक है। डेस्मेंथस हो गया, डेस्मेंथस, काउपी हो गया, ये हमारे पल्सेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हमारे फॉडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए फाइबर क्रॉप्स क्या होता है, जो कि हमारा मेनली हम ग्रो करते हैं फाइबर पर्पस के लिए, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम मेनली फाइबर के लिए यूज़ किया जाता है, फाइबर उससे उनसे मिलता है हमें, ठीक है। फाइबर जो होता है वो हमारे 3 तरह का फाइबर होता है। एक होता है हमारा सीड फाइबर, ठीक है, सीड फाइबर। दूसरा होता है स्टेम फाइबर, स्टेम जिसको हम बार्क फाइबर भी कहते हैं, बार्क या बास्ट फाइबर, ठीक है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है लीफ फाइबर, ठीक है। तो ये हमारा 3 फाइबर होता है जिनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा कौन सा क्रॉप जो है वो किस तरह का फाइबर है, वो उसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि सीड फाइबर जो होते हैं, जो कि हमारा है कॉटन, कॉटन जो है वो हमारा सीड फाइबर होता है। स्टेम फाइबर या बास्ट फाइबर जो होता है वो हमारा जूट और मेस्टा, जूट और मेस्टा होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेम या बास्ट फाइबर है, ठीक है। लीफ फाइबर जो है जो है हमारा वो है एगेव और पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल, ठीक है। ये हमारे 3 फाइबर क्रॉप्स हैं, और इसमें कंफ्यूजन होता है कि सीड वाले कौन से हैं, स्टेम वाले कौन से हैं और लीफ वाले कौन से हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए सीड वाले जो हैं वो हमारे कॉटन होता है, स्टेम या बास्ट फाइबर जो जूट और मेस्टा होता है, लीफ फाइबर जो है वो हमारा एगेव और पाइनएप्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा रूट क्रॉप्स, ठीक है। अब रूट क्रॉप्स क्या होते हैं, जिनके रूट्स हमारे जो है होते हैं वो हमारा एडिबल होता है, ठीक है, एडिबल होते हैं रूट्स। ये हमारे मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, ये सारे हमारे रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे हैं ट्यूबर क्रॉप्स, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप्स, ये जो ट्यूबर होते हैं ये हमारे मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है जैसे कि पोटैटो हो गया, याम हो गया, फिर हमारा स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये हमारे ट्यूबर क्रॉप्स आते हैं। कसावा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स जिससे हम शुगर हमें मिलता है, ठीक है, ये सारे शुगर क्रॉप्स है। 2 मेजर शुगर क्रॉप्स जो है वो हमारा शुगर केन और ये हमारा है शुगर बीट, ठीक है। शुगर केन का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसिनेरम होता है और शुगर बीट का होता है बीटा वल्गेरिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्टार्च क्रॉप है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है वो हमारा पोटैटो में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ टेपियोका, स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टार्च क्रॉप्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो हमारा है ड्रग क्रॉप्स। ड्रग क्रॉप्स का मतलब होता है कि जिसको हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और एज अ ड्रग भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा टोबैको हो गया, मिंट हो गया, पायरेथ्रम हो गया, ये हमारा ओपियम है। आप देखे होंगे ओपियम होता है उसका हमारा, उसमें कट करके और फिर उससे मिल्क निकलता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओपियम हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कैनाबिस है, ठीक है। कैनाबिस जो कि जिसको हम भांग कहते हैं ना, वो है हमारा ये, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हमारे ड्रग क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्पाइसेस है, ठीक है। स्पाइसेस है, फिर हमारा कंडिमेंट्स है, और ये दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्पाइस किसे कहते हैं और कंडिमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइस जो होते हैं वो हमारा खड़ा मसाला होता है, ठीक है, जिसको हम कुकिंग करने के टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें इसको कुकिंग करने के टाइम पे यूज़ किया जाता है। और कॉन्डिमेंट्स जो है आफ्टर कुकिंग एज अ फ्लेवर के लिए इसको डाला जाता है, फ्लेवर के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कुकिंग करने के बाद यूज़ किया जाता है, उनको हम कंडिमेंट्स कहते हैं। कुकिंग करने के टाइम जिसको यूज़ किया जाता है, खड़ा मसाला जो होता है जो कि टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारे जो होते हैं ये हमारे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस जैसे कि हम आपका हो गया क्यूमीन हो गया, ठीक है, और आपका जिंजर हो गया, चिली हो गया, कोरिएंडर हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे जो हैं वो हमारे स्पाइसेस हैं। और कॉन्डिमेंट्स में जैसे कि आपका चिली का सॉस हो गया, ठीक है, केचप हो गया, बटर हो गया, ठीक है, घी हो गया, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके कॉन्डिमेंट्स हैं जिसको आप खाना खाने के बाद एज अ फ्लेवर के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स है। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन है ही नहीं, सारा वेजिटेबल्स जो है वो हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होते हैं जिनको हम ग्रीन मैन्योर, ग्रीन जब होते हैं, ग्रीन स्टेज में, मैच्योर स्टेज में जब होते हैं, उनको तब कट करके और सॉइल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उनको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स यूज़ होता है वो हमारा है ढैंचा, और उसके बाद जो है वो हमारा है सेसबेनिया भी यूज़ होता है, ठीक है, ढैंचा यूज़ होता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर हैं। सनहेम्प वगैरह यूज़ होता है, क्लस्टर बीन, काउपी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा मेडिसिनल प्लांट्स है। अब मेडिसिनल और एरोमेटिक, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एलोवेरा हो गया, लेमन बाल्म हो गया, बेसिल हो गया, पेपरमिंट हो गया, ठीक है, पॉपी वो भी होता है, टोबैको भी होता है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। लेवेंडर हो गया, ठीक है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। रोजमेरी हो गया, ये सारे यूज़ किए जाते हैं हमारा मेडिसिन बनाने के लिए। एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम एरोमा पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिनका स्मेल, जिनका एरोमा अच्छा होता है, उनको हम एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पाल्म रोज़ हो गया, जापानीज मिंट हो गया, पेपरमेंट हो गया, रोज़ हो गया, ठीक है, सेज हो गया, बेसिल हो गया, ये सारे जो हैं वो हमारे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम आगे मूव करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।